चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कोरोना संक्रमण की भी है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही गंभीर और खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर को यूं ही भगवान के समान दर्जा नहीं दिया जाता, उसके पीछे उनकी मेहनत है। एक व्यक्ति जब किसी भी बीमारी का शिकार होता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर किसी आ जाते हैं, तो ऐसे में मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर ही उन्हें ठीक करते हैं और एक नई जिंदगी देने का डॉक्टर काम करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स की महत्वता को हर किसी ने पहचाना और समझा। दुनिया ने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात काम करके मरीजों की जान बचाई। डॉक्टर्स के सम्मान में ही हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है और इसी को लेकर के हमारे साथ डॉक्टर्स आगे मौजूद रहेंगे और डॉक्टरों से हम बात भी करेंगे, जानेंगे कोरोना काल में किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा और क्या उस वक्त ऐसे हालात बने थे जिसको पार पाते हुए उन्होंने आज, क्योंकि हमने देखा कि पहली लहर और उसके बाद दूसरी लहर, उसका संकट भी हमने देखा। बहुत हद तक देश दुनिया के अंदर इस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई, बहुत लोगों को इस दौरान प्रभावित किया, कई लोगों की जिंदगी ले ली इस वायरस ने। लेकिन इस दौरान सिर्फ डॉक्टर्स ही एकमात्र वो तबका था, ऐसा ग्रुप था, ऐसा तबका था जो कि आगे आकर के लोगों से वो धैर्य बनाए रखने की बात कह रहे थे और इसीलिए उनको धरती के भगवान कहा जाता है। और आज इसीलिए डॉक्टर्स को हम सलाम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये बार बार जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो ये बार बार डॉक्टर्स के लिए कह रही है। और डॉक्टर रमाकांत यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहले सर मैं शुरुआत आपसे इसी बात को लेकर के कर रहा हूँ कि आज डॉक्टर्स डे है और ऐसे में हम ये देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं और देश दुनिया ने ये माना है कि डॉक्टर्स आज के समय में, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे जो योद्धा हैं वो सीमा पर खड़े होकर के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से ये मोर्चा संभाले रखा और दुनिया भर के अलग अलग देशों को डॉक्टर्स ने ही बचाए रखा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। थैंक यू। रमाकांत जी, मैं शुरुआत करता हूं। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि हमने देखा कि पहली लहर और दूसरी लहर, तो पहली लहर में बहुत हद तक नुकसान पहुंचा। उस वक्त हमारे सामने अलग अलग चीज़ों को लेकर के संकट बना हुआ था, चाहे वो ग्लव्स हों, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो या और बहुत सारी चीज़ें हों। तो ये जो सभी चीज़ें थी उनकी कमी हमने पहली लहर में देखी और उससे सबक लेते हुए हमने दूसरी लहर के आने से पहले ही इन सभी चीज़ों को लेकर के तैयारी कर ली थी। लेकिन दूसरी लहर भी आई, दूसरी लहर में कुछ और नई चुनौतियां थी, जिसमें हमारे सामने ऑक्सीजन की कमी की किल्लत थी और तमाम दूसरे और व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए गए। लेकिन क्या अब तीसरी लहर की जो आशंका है उससे पहले पहले हम तैयार हैं? जो पहले हमने फेज देखे उनसे हमने सबक लिया है? तैयारियां इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था लॉकडाउन करने का, जिसकी वजह से बहुत अच्छा डिसीजन लिया था लॉकडाउन करने का, जिसकी वजह से मूवमेंट्स कम हुए लोगों के और जो इन्फेक्शन फैलने का दर था वो कम हुआ। और इस बीच में हमें बेड्स तैयार करने और संसाधन जुटाने का मौका मिल गया था। हम लोगों ने इस बीच में बेड्स तैयार किए और फर्स्ट वेव में भी हम लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी थी और हमने बहुत ही मुस्तैदी से फर्स्ट वेव का सामना किया। जैसा कि सेकेंड वेव के बारे में आपने बताया, वो थोड़ी फास्ट आई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो थे वो प्रिपेयर्ड थे। फर्स्ट वेव के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, बेड्स की कमी नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ हर एक में थी, दवाइयों की कमी नहीं थी, हॉस्पिटल स्टाफ ट्रेंड था और कोविड हॉस्पिटल में सारे संसाधन उपलब्ध थे। तो जब सेकेंड वेव आई तो उसका बड़ा मुस्तैदी से हम लोगों ने सामना किया और बहुत ही सफलतापूर्वक हमने पेशेंटों को ट्रीट किया। हमारा 200 बेडेड लेवल 3 हॉस्पिटल था और उसमें हर तरीके के सीरियस और मरीज एडमिटेड थे और वेंटिलेटर्स और इक्विपमेंट्स की कमी नहीं थी। हालांकि ऑक्सीजन की कुछ कमी कुछ समय आई, लेकिन हमारे पास क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी और हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट था, तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ सैफई में कभी भी हमें इस तरीके की कमी का सामना नहीं करना पड़ा और हमने बहुत ही सफलतापूर्वक सेकेंड वेव का भी सामना किया और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे ठीक होके गए। हमारे जो स्टाफ था, विच इंक्लूड्स
डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस एंड अदर स्टाफ वो पूरी तरह डेडिकेटेड थे और वो अपना पूरा जान की बाजी लगा के भी मरीज सेवा में लगे रहे और मरीजों की सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं की और ट्रीटमेंट पार्ट बहुत अच्छा रहा, जिससे यूनिवर्सिटी का नाम न केवल देश बल्कि विदेश में भी हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने रिसर्च पे भी काम किया। जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो पेशेंट से हमारा एक्सपीरियंस था, उस पर हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश करे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए। इसके बारे में हमें पूरी तरह से वो चीज़ें, बीमारी का पता लगा और जो हमारी गाइडलाइंस बनी वो और कॉलेजों के लिए भी उदाहरण रही। जहाँ तक थर्ड वेव का प्रश्न है, एक ये संभावित थर्ड वेव की आशंका की जा रही है कि ये जुलाई से लेकर अगस्त या सितंबर तक आ सकती है। थर्ड वेव में ऐसा आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि इसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, बड़े भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो हमारी तैयारियाँ हैं वो अडल्ट्स के लिए भी है और पीडियाट्रिक के लिए भी है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पे 110 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू की स्थापना कर ली है, जिसमें सारा इक्विपमेंट लगे हुए हैं और किसी भी तरह की इस तरह की आपदा आएगी तो हम पूर्णतः सामना करेंगे। जो हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू है उसमें सारे संसाधन हैं, कोई मेडिसिन का कोई कमी नहीं है, इक्विपमेंट्स हैं, ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ है और हमारे पास अब सेकेंड वेव के बाद 2 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही विश्वास के साथ कि थर्ड वेव को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से सामना करेंगे और ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी जो पेशेंट केयर के लिए पूरे देश में जाना जाएगा। सर, हमने इस दौरान देखा है कि कोरोना ने अपने रूप बदले हैं और अलग अलग वेरिएंट इस दौरान, जी बिल्कुल, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट भी हमने इस दौरान देखे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट, और इस वक्त जो पूरी तरीके से अपना असर दिखा रहा है और देश के कई राज्यों में उसकी दस्तक भी हो चुकी है। तो ऐसे में जो अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं ये कितने घातक, और क्योंकि पहले के मुकाबले बहुत हद तक एडवांस हो चुके हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत किए हुए हैं, तो इसको लेकर के एक परेशानी इस वक्त डॉक्टर्स और देश की और दुनिया की सब पूरी जनता के सामने बनी हुई है। तो क्या ऐसे में जो अलग अलग रूप बदल रहा है कोरोना, इसको लेकर के क्या अभी तक शोध के जरिए या अभी तक जो रिसर्च की गई है उसके आधार पर माना क्या जा रहा है सर, कितना और रूप बदल सकता है कोरोना और कितना वेरिएंट उसके और देखे जा सकते हैं? कोरोना वायरस इज आरएनए वायरस और आरएनए वायरस के बारे में ये है कि वो अपना रूप बदलते रहते हैं। तो जो फर्स्ट वेव में जो वायरस आया था दैट वाज डिफरेंट इन द सेकेंड वेव, और थर्ड वेव में जो डेल्टा वायरस की संभावना व्यक्त की जा रही है ये और भी खतरनाक हो सकता है, ऐसी आशंका है। लेकिन उस सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दवाइयों के साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियम है उनका अनुपालन बहुत जरूरी है। उसी के सहारे हम ये थर्ड वेव का सामना कर पाएंगे। जहाँ तक जी, तो ये जो थर्ड वेव में जो डेल्टा वायरस है हालांकि खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये हमें जो हमारी तैयारियां हैं हम उससे बखूबी उससे निपटेंगे, ऐसी हमारा विश्वास है। ठीक है, यानी कि तैयारियों के तीसरी लहर का जो भी डेफिनेट बिल्कुल उसको रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर काम किए जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत हद तक चुनौतियाँ डॉक्टर्स के सामने सर हमने ये भी देखी कि अलग अलग जगहों पर जन जागरूकता अभियान जब चलाए गए और शुरुआती दौर में टेस्टिंग को लेकर टेस्ट करवाने के लिए कहा गया तो उस वक्त लोगों का शायद उतना साथ नहीं मिला था। तो ये एक बड़ा मुश्किल दौर, लोगों को समझाना भी था, उनका टेस्ट भी करना था। एक्चुअली जब कोरोना ये नई बीमारी थी और इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी है ये, और इसके बारे में लोगों को जानकारियां कम थी। इनिशियली लोग अपने रिश्तेदार को भी देखने से डर रहे थे कि कहीं दूर से ही न लग जाए इन्फेक्शन, और इतने प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जन जागरूकता अभियान चलाए गए। हम लोगों ने भी लोगों को ट्रेन किया और लोगों को बताया कोविड के बारे में, हेल्प डेस्क बनाई, हमने पब्लिक रिएड्रेसल सिस्टम्स बनाए और अपने डॉक्टर्स और सोशल वर्कर को इस काम में लगाया कि इस बीमारी के बारे में जन जागरण किया जाए, लोगों को बताया जाए
कि ये क्या है, ये बीमारी है, एंड हाउ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज। तो आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हमारा मोस्ट ऑफ द कोई डर की भावना नहीं है, सेवा भावना है, और वो पूरे मनोयोग से मरीजों की सेवा करेंगे। और हमने जनमानस को भी काफ़ी ट्रेन किया है, उन्हें समझाया है कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो दवाइयाँ हमें उपलब्ध हैं हम उन्हीं के सहारे उनसे लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, आज की तारीख में वैक्सीनेशन का जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा, जो सीवियरिटी है बीमारी की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन वो डिजीज इतनी सीवियर। अपील है जन जागरण से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे फुली माने, तभी हम इस वेव से लड़ पाएंगे। और एक कड़वी सच्चाई है कि कोरोना संक्रमण के दौर में अपनों को जब देखा कि वो संक्रमित हो गए तो वो भी, लेकिन सिर्फ एकमात्र डॉक्टर ही वो तबका था जो सामने आकर के इस अदृश्य वायरस के खिलाफ लड़ रहा था, और बिना भेदभाव के सभी की एक साथ मिलकर के मदद की जा रही थी। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं भगवान है तो डॉक्टर के रूप में जनता डॉक्टर्स को देखती है भगवान के रूप में। तो ये एक बहुत अच्छा काम सर इस दौरान सभी डॉक्टर्स ने किया है। लेकिन सर एक वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम बनाया गया, भ्रम फैलाया गया, लोगों के जहन में कुछ गलत बातें डाली गई, दुष्प्रचार किया गया। ये भी एक और मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब टेस्टिंग को, तो उसके बाद अब वैक्सीनेशन को लेकर के एक बड़ा संकट बन गया। लोगों के मन में भ्रम होने लगा कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, इसको लेकर के अलग अलग तरीके के दुष्प्रभावों को लेकर के चर्चाएं होने लगी। तो ये दूसरा दौर था जब बहुत हद तक मुश्किलें आई। एक्चुअली इनिशियली वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जानकारियां नहीं थी, भ्रम थे, जैसा आपने बताया कि कहीं इससे कुछ नुकसान ना हो जाए। तो उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, वही आगे आए, सबसे पहले उन्हीं ने वैक्सीनेशन कराया। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी में पहला वैक्सीनेशन हमने खुद कराया, और उसके बाद हमारे स्टाफ वगैरह ने कराया, जिसके बाद लोगों में एक विश्वास जागृत हुआ, पब्लिक में विश्वास जागृत हुआ कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है। और इसका फायदा हमें सेकेंड वेव में मिला। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गया था, ऑल्दो दे वर इन्फेक्टेड, लेकिन डिजीज की सीवियरिटी वॉज वेरी लेस। तो उनमें जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा था उनमें जो सीवियरिटी थी काफ़ी कम रही बनस्पत जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो बहुत ही वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी कम रहेगी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास ही नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है। ठीक है सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया कि तीसरी लहर अगर आती है तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। तो अभी भी लगातार जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, देश दुनिया के जो जितने भी लोग हैं, सभी इस बात को लेकर के उम्मीद में हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ सके। तो भारत में अभी उम्मीद जल्द आएगी वैक्सीन, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अभी तो जो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है वो 18+ को ही हम लोग दे रहे हैं। अभी बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आशा है कि जल्दी ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी, तो फिर बच्चे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो मैं अपील करता हूँ जनता से कि वो जिन पेरेंट्स सब अपना वैक्सीनेट करा लें, बच्चों को घर से बाहर कम निकलने दें, खुद भी इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि वैक्सीनेट होने का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और दूसरों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इसलिए जो सावधानी कोविड की है उन्हें मानना ही पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर यूज, ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बच्चों को चाहिए कि वो घरों से कम निकलने दें और बच्चों का प्रोटेक्शन करें। और अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा, जो फर्स्ट और सेकेंड वेव में हुआ है, वो इन्फेक्शन बहुत सीवियर वाला नहीं हुआ है, और बच्चे ज़्यादातर माइल्डली इन्फेक्टेड रहे हैं और ज़्यादा सब ठीक ही होके गए हैं। ठीक है सर, आज हमारी कोशिश अच्छा, नॉर्मल भी जो ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। वायरस है जो इन्फेक्ट करता है, उसमें 85% जो पेशेंट्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, तो इन्हें इवन हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। केवल जो 15% पेशेंट्स हैं वो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, इन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है होम आइसोलेशन की,
जो कि सीएमओ द्वारा मॉनिटर्ड रहते हैं। होम आइसोलेशन में जो भी लोग रहते हैं उन्हें मेडिकल किट्स दी जाती है और उनकी मॉनिटरिंग सीएमओ द्वारा की जाती है। जो मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ द पेशेंट है 15%, वो हमारे हॉस्पिटल आईसीयूज में आते हैं। उनकी केयर अच्छे वाले जो अपग्रेडेड हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से उनमें की जा रही है और ज़्यादातर पेशेंट्स में रिकवरी हो रही है। इसलिए हमें इस थर्ड वेव से भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हेल्थ सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए लगातार प्रशासन और शासन स्तर पर काम किए जा रहे हैं, बेहतर किया जा रहा है। लेकिन सर, आपको क्या इसमें नज़र आता है कि कुछ और भी है? क्योंकि डॉक्टर्स डे के दिन हम यहाँ डॉक्टर्स के सामने जो परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ें डॉक्टर्स को फेस, हमने इस दौरान देखा भी कि जिन आप लोगों की इस दौरान दुखद मौत हुई, लेकिन इस दौरान डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई, चाहे वो टेस्टिंग के दौरान हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के जब हमने देखा अलग अलग जगहों पर, खास करके ग्रामीण इलाकों में पथराव तक हुए, आप डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार किया गया, तो कुछ मांगे भी यहाँ पर उठाई जाती रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से। आज हम बात उसको लेकर के भी कर रहे हैं। एक्चुअली इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन काफ़ी कम घटना। यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल है वो खुद एरिया में है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई पूरे दोनों वेव्स के दौरान। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम पेशेंट जारी रखें, उन्हें मरीज के बारे में बताते रहें, मरीज की बीमारी के बारे में बताएं, उनके हालात के बारे में बताएं और हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है ये उन्हें बताना ज़रूरी है। क्योंकि एक कन्फ्यूज़न रहता है अटेंडेंट में कि उनके पेशेंट का प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये मारपीट की घटनाएं होती हैं। अगर हमारा उनके साथ संवाद प्रॉपर बना रहे और हम उन्हें मरीज के बारे में बताते रहें और बीमारी से कैसे बचना है और क्या कोर्स है बीमारी का, अगर ये बताते रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और यहाँ कोशिश की जाती रही है कि इनको बताया जा सके कि अगर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो ये आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर रमाकांत यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया। लेकिन इस दौरान हम इन बातों को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि अभी भी हेल्थ सिस्टम के अंदर सुधार के लिए जब तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स के तरफ से भी कुछ मांगे यहाँ पर रखी जाती रही हैं और खास करके सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल इस दौरान ज़रूर उठाया जाता रहा है, जिस पर राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो इस पर विचार ज़रूर करे। लेकिन ऐसे में कोशिश यही है कि जितने भी देश और प्रदेश के लोग हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके और इसमें जो भूमिका है वो डॉक्टर्स की अपने आप में बेहद खास और अहम है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।